स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और हम शुरू करने जा रहे हैं डाका भाग 8। स्ट्रांग रूम के भीतर अंधेरा था। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कोई कुछ कहता करता युवराज पाटिल का स्वर वहां गूंज उठा। कोई भी अपनी जगह से मत हिले। ये बात मैं सावधानी के नाते कह रहा हूं। सोहनलाल, अगर अपनी जिंदगी सलामत चाहते हो तो सिर्फ 6 इंच पीछे होकर दोनों पैर जोड़कर खड़े हो जाओ। युवराज पाटिल की आवाज सुनकर दो पलों तक सब हक्के बक्के रह गए। देवराज चांद की होंठ भिज चुके थे। आंखें सिकुड़ चुकी थी। पाटिल, रामदा के होंठों से निकला, तो तू स्ट्रांग रूम के भीतर छुपा हुआ है? जबकि देवराज चौहान की गैलरी की दीवारों पर निगाह फिरने लगी थी। सोहनलाल, 6 इंच पीछे हटो, सीधे सीधे खड़े हो जाओ, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। पाटिल जो कह रहा है वो करो, देवराज चौहान बोला। सोहनलाल 6 इंच पीछे हुआ और सावधानी से दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अगले ही पल देवराज चौहान से 5 फीट का फर्श धीरे धीरे लाल सुर्ख होने लगा। अगले ही पल दरवाजे से 5 फीट का फर्श धीरे धीरे लाल सुर्ख होने लगा। ओह! नाथ ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। घबरा कर 2 कदम पीछे हटा। देवराज चौहान और रामदा की निगाहें नाथ के घबराए चेहरे पर गई। क्या हुआ? देवराज चौहान ने पूछा। बारूद बारूद फटने का सिस्टम ऑन हो गया है। नाथ के होंठों से हड़बड़ाया सा स्वर निकला। फर्श के नीचे से जो लाली नजर आ रही है वो बारूद की है। मॉनिटर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? रामदा दांत भींचे कर उठा। तुमने अपने हाथों से मॉनिटर ऑफ किया था। यहां आकर भी चेक किया, कोई बारूद नहीं फटा। और अब स्ट्रांग रूम का दरवाजा खुलते ही। मैं कुछ नहीं जानता। जो है तुम लोगों के सामने है। मैं अभी ऊपर जाकर देखता हूं कि वहां कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। रामदास शब्दों को पीसता हुआ बोला। सोहनलाल बुद्ध की तरह अपनी जगह पर खड़ा था। उसके आसपास हर जगह का फर्श लाल हो गया था। एक दो जगह थी जहां सुर्खी नहीं थी, यानी कि वहां बारूद नहीं था। परंतु सोहनलाल के सामने ऐसा कोई रास्ता या जगह नहीं थी कि उस पर पांव रखकर बारूद के घेरे से बाहर आ पाता। सोहनलाल, देवराज चांद गंभीर सख्त स्वर में बोला, अपनी जगह से हिलना नहीं। सोहनलाल ने कुछ नहीं कहा। रामदास जाने लगा तो देवराज चांद कह उठा, ऊपर सब ठीक है। पाटिल कहीं और से ये सब चीजें कंट्रोल कर रहा है। रामदास ठिठक गया। दूसरे ही पल वो दहाड़ उठा। हरामजादे कुत्ते पाटिल, चूहे की औलाद, बाहर निकल, सामने आकर मुकाबला कर। जवाब में पाटिल के हंसने की आवाज आई। अब बाजी पलट गई तो गालियों पर उतर आए। पहले तो बहुत खुश थे। पाटिल का स्वर कानों में पड़ा। तो तू स्ट्रांग रूम में छुपकर। वो स्ट्रांग रूम में नहीं है। देवराज चांद ने शांत स्वर में टोका। वो कहीं और है। छत की तरफ ध्यान से देखो। 2-3 जगह छोटे छोटे होल हैं। वहां से आवाज आ रही है। वहां स्पीकर फिट है। तुमने ठीक कहा देवराज चांद। मैं इसी बंगले पर मौजूद हूँ। यहाँ एक मास्टर कंट्रोल रूम है। बुरे हालातों के लिए ये जगह मैंने बनाई थी कि वहां छिप भी सकूं और हालातों को काबू में भी कर सकूं। आज मेरा मास्टर कंट्रोल रूम बहुत काम आ रहा है। मैं बिल्कुल सुरक्षित बैठा हूं और तुम लोग मेरे निशाने पर हो। आजाद होकर भी अब तुम लोग मेरी कैद में हो। बकवास मत कर, रामदा गुर्राया। तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जवाब में युवराज पाटिल की हंसी सुनाई दी। ज्यादा मत बोल रामदा। इससे तेरे को कोई फायदा नहीं होगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रामदा दांत पीस कर रह गया। देवराज चौहान, युवराज पाटिल की आवाज कानों में पड़ी। जब तुमने तिजोरी का सौदा करने से इनकार कर दिया तो मैं तभी समझ गया था कि अब तुम हर हाल में रिमोट हासिल करने की चेष्टा करोगे। माने हुए डकैती मास्टर तो हो ही। ऐसे में अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि रिमोट कहाँ है तो पीछे हटने वाले नहीं।
आखिर तिजोरी में बंद 50 अरब के हीरे जवाहरातों का सवाल है। ऐसे में तिजोरी को सड़क पर तो फेंकोगे नहीं। तुम्हें मालूम हो जाए कि रिमोट कहाँ है। इसी कारण मैंने ठाकुर या वजीर शाह के सामने इस बात का जिक्र किया कि रिमोट मैंने यहाँ स्ट्रांग रूम में रख दिया है। उनके सामने जिक्र करने का फायदा? देवराज चौहान बोला। फायदा तुम्हारे सामने है, तुम लोग यहाँ हो। पाटिल का मुस्कुराता स्वर सुनाई दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ठाकुर या वजीर शाह में से कोई एक नसीमा तक मेरी खबरें पहुंचा रहा है, और नसीमा तुम्हारे साथ है। वही हुआ जो मैंने सोचा था। उन दोनों में से किसी एक ने नसीमा को ये बात बताई। नसीमा ने तुम्हें, और तुम यहाँ रिमोट हासिल करने के लिए आ गए। लेकिन एक जगह मेरी सोच अवश्य गलत हुई। क्या? मैं तो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे साथियों के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम तो रामदा और इसके ढेरों आदमियों को भी साथ ले आए। ये बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई। मजबूरी थी। देवराज चौहान ने सोहनलाल पर निगाह मारी। नसीमा ने यहाँ के सुरक्षा प्रबंधों के बारे में जो बताया था, उसके हिसाब से भीतर प्रवेश करना संभव नहीं था। इसलिए तुम अपनी जगह ठीक हो। पाटिल का स्वर कानों में पड़ा। लेकिन मैंने तुम्हारी आसानी के लिए यहाँ पर अपने आदमी कम कर लिए थे, उन्हें किसी काम पर भेज दिया था। ये खबर मुझे नहीं मिली। देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभरी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि तुम आओ और अपना काम करो। मैं देखना चाहता था कि तुम कैसे दरवाजा खोलते हो, स्ट्रांग रूम खोल पाते हो या नहीं। मैंने सब देखा। तुम वास्तव में सफल हो गए। कोई भी डकैती मैंने अकेले नहीं की। सब काम मिलकर ही होते हैं पाटिल। मैं डकैती की योजना बना सकता हूँ, रास्ते में आने वाली रुकावट को दूर करने का रास्ता निकाल सकता हूँ। इस काम में मेरे साथी मेरी मदद करते हैं, और आखिर में सोहनलाल का काम आता है। अगर यह सफल रहे तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। यानी कि मेरे द्वारा की गई डकैतियों का श्रेय मुझे नहीं, सबको मिलना चाहिए। मैं और मेरे साथी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जीत का सेहरा सिर्फ मेरे माथे बांधना गलत होगा। मत भूलो, नाम तुम्हारा ही आता है। इस बात का जवाब तो पुलिस ही दे सकती है। पुलिस वाले अपनी जगह ठीक हैं देवराज चौहान। अगर तुम सशक्त योजना ही ना बनाओ, डकैती की सोचो ही नहीं, तो तुम्हारे साथी कभी भी डकैती नहीं डाल सकते। मैं बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता, देवराज चौहान ने कहा। तभी रामदा भड़क कर कह उठा। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे पाटिल तुम्हारा दोस्त हो। तो क्या करूं? देवराज चौहान मुस्कुराया। जवाब में रामदा दांत पीस कर रह गया। पाटिल के हंसने का स्वर आया। नाथ एक तरफ सहमा सा खड़ा था। ठाकुर और वजीर शाह में से कौन नसीमा को भीतरी खबरें दे रहा है देवराज चौहान? पाटिल। देवराज चौहान का स्वर शांत था। मुझसे सिर्फ मेरी ही बात करो। पाटिल की आवाज नहीं आई। देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा, कुछ आगे बढ़कर रुका। सोहनलाल। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता और नजरें फर्श पर थी, जहां अधिकतर लाली ही नजर आ रही थी, जो कि नीचे बारूद होने की निशानी थी। तुम इस तरफ तो आ नहीं सकते। नहीं। सोहनलाल ने इंकार में सिर हिलाया। दोनों टांगे जोड़े खड़ा हूं, ऐसे में 4 फीट की छलांग लेने में भारी खतरा है। शायद छलांग ना ले पाऊं। लेकिन स्ट्रांग रूम में छलांग ले सकते हो। सिर्फ 1 फीट का फासला है। स्ट्रांग रूम में पहुंचते ही तुम बारूद के खतरे से दूर हो जाओगे, देवराज चौहान ने कहा। सोहनलाल नीचे देखते हुए कह उठा। हाँ, एक लंबा कदम उठाकर ही मैं स्ट्रांग रूम में। तभी युवराज पाटिल का स्वर वहां गूंजा। गलती मत कर गलती मत कर बैठना सोहनलाल। क्यों? देवराज चौहान के होंठों से निकला। उसी क्षण 4 जगह से 2 इंच व्यास के दीवार का प्लास्टर तोड़ती हुई घनों की 4 नालें झलक उठी। एक नाल तो सोहनलाल के बेहद करीब थी, दरवाजे की तरफ। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। हरामजादा। रामदास गुस्से से कह उठा।
सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान, पाटिल का स्वर गंभीर सबके कानों में पड़ा। अगर सोहनलाल अपनी जगह से हिला तो अपनी मौत का खुद जिम्मेवार होगा। मेरी उंगली ऐसे बटन पर है कि जिसे दबाते ही गनों से फायरिंग शुरू हो जाएगी और तब तक होती रहेगी जब तक मैं स्विच ऑफ न कर दूं। और गने इस तरह फिट हैं कि 5 फीट के बारूद वाले हिस्से में जो भी हो बचेगा नहीं। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मात्र 5 फीट का बारूद वाला हिस्सा है। स्ट्रांग रूम का दरवाजा खुल चुका है। ऐसे में छलांग मारकर बहुत ही आसानी से उस हिस्से को पार करके स्ट्रांग रूम के भीतर जाया जा सकता है और बाहर आया जा सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए ही मैंने ये गने फिट की थी। बहुत सोच समझ कर सारा इंतजाम किया गया, देवराज चौहान ने कहा। करना पड़ता है। तुम जैसे शातिरों को भी तो ऐसे मौकों पर रोकना होता है, कहकर पाटिल हौले से हंसा। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव दौड़ रहे थे। आज मुझे मालूम हो गया कि स्ट्रांग रूम तक पहुंचने का मेरा इंतजाम पर्याप्त नहीं है। यहां पहुंचा जा सकता है। सोहनलाल जैसा एक्सपर्ट कॉम्बिनेशन को समझ सकता है। अब मैं यहाँ की सुरक्षा का इससे भी बढ़िया इंतजाम करूंगा ताकि दोबारा कभी सोहनलाल को लेकर आओ तो सफल ना हो सको। आवाज में मुस्कुराहट आ गई। साले हरामजादे पाटिल, रामदा गुर्रा उठा। काम की बात कर। बहुत नाराज लग रहे हो रामदा, पाटिल का हंसने का स्वर आया। एक बार सामने आ जा फिर। देवराज चौहान, पाटिल की आवाज आई। मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि तुमने रामदा को मेरे सामने ला दिया। मुझे बहुत तलाश थी इसकी, लेकिन ये हाथ ही नहीं लगता था। ये हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मुझे बड़े बड़े नुकसान पहुंचाता है। मुझे खत्म करना चाहता है। तो अब तू मेरा क्या कर लेगा? बोल। छुप कर बैठा है, बड़े बोल बोल रहा है। याद रखना पाटिल, तेरी मौत मेरे ही हाथों से होगी। मैं ही तुझे मारूंगा। रामदा दांत पीस कर कह उठा। सोहनलाल ने वहीं खड़े खड़े गोली वाली सिगरेट सुलगाई और कश लिया। देवराज चौहान, पाटिल के स्वर में गंभीरता आ गई। अब काम की बात करें? करो, लेकिन साथ ही इतना जान लो कि तुम लोग मेरे निशाने पर हो। मैं जब भी चाहूं तुम लोगों की जान ले सकता हूं। यहां से बाहर जाने की कोशिश की तो पीछे के जो दरवाजे तुम्हें खुले नजर आ रहे हैं वो मेरे एक बटन दबाने से बंद हो जाएंगे। इसलिए वापस जाने की कोशिश मत करना। देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभर आई। पाटिल, मेरा साथी बारूद के घेरे में फंसा हुआ है, देवराज चौहान ने कहा। तुम मुझे यहां से भेजने की लाख कोशिश कर लो, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अपने साथी को लेकर ही जाऊंगा। ऐसे में तुमने कैसे सोच लिया कि मैं यहां से जाने की कोशिश कर सकता हूं? ये बात मैं तुम्हारे लिए नहीं, रामदा के लिए भी कह रहा हूं। रामदा दांत पीछे खड़ा रहा। तुम यहाँ रिमोट लेने आए हो ताकि तिजोरी में लगे बम को बेकार करके तिजोरी खोली जा सके और उसमें मौजूद 50 अरब के हीरे जवाहरात पा सको। ऐसा ही समझ लो। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी। तुम्हें रिपोर्ट मिल सकता है, लेकिन मेरी कुछ बातें मानने के बाद। कैसी बातें? पहली बात तो ये कि रामदा को अभी इसी वक्त शूट कर दो। पाटिल की आवाज शांत थी। रामदा इस तरह उछला जैसे सांप पर पैर पड़ गया हो। जल्दी से उसने रिवॉल्वर निकाली और देवराज चौहान की तरफ कर दी। खतरनाक भाव आ गए थे चेहरे पर। खबरदार देवराज चौहान, रामदा का सख्त स्वर कह उठा। रामदा सख्त स्वर में कह उठा। अगर तुमने रिवॉल्वर जेब में रख लो रामदा। देवराज चौहान का स्वर शांत था। नहीं, तुम मुझे मार। मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा। तुमने जो सुना वो पाटिल ने कहा है। मुझे बात करने दो। रामदा के दांत पिच रहे थे। रिवॉल्वर हाथों में ही रही। वो चुप सा खड़ा उसे वहीं देखता रहा। पाटिल, देवराज चौहान बोला। कहो देवराज चौहान। रामदा इस वक्त काम में मेरे साथ है। मेरे साथ यहां आया है।
मैं इसकी जान नहीं ले सकता और ना ही इसकी जान लेने की कोई वजह मेरे पास है। देवराज चौहान के स्वर में किसी तरह का भाव नहीं था। वजह है देवराज चौहान, मेरी एक दो बातें मानने के बाद ही तुम्हें वो रिमोट मिल सकता है। नहीं पाटिल, देवराज चौहान ने इंकार में सिर हिलाया। रामदा को मैं नहीं मार सकता। जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है। सोच लो। युवराज पाटिल का स्वर कानों में पड़ा। दूसरी बात भी सुन लो। सिर्फ दो बातें मानने पर तुम यहां से रिमोट लेकर अपनी और अपने साथियों की जान बचा सकते हो। दूसरी बात भी कहो। नसीमा को मेरे हवाले कर दो। नसीमा का जिंदा रहना मेरे लिए ठीक नहीं, और उससे मुझे यह भी मालूम करना है कि ठाकुर और वजीर शाह में से कौन उससे मिला हुआ है। ये मेरा अपना मामला है। इस मामले में से इस मामले में तुम्हें कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। पाटिल के स्वर में सख्ती आ गई थी। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं कि नसीमा तुम्हारे साथ काम करती थी। उसका असल वास्ता तुम्हारे साथ ही है, लेकिन वो भी इस वक्त मेरे साथ मेरे काम में है। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। ऐसे में नसीमा को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। जब वो मुझसे अलग हो जाए तो फिर बेशक नसीमा के साथ तुम कैसा भी व्यवहार कर सकते हो। तब तक इस मामले से मेरा कोई वास्ता नहीं तब इस मामले से मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। देवराज चौहान, तुम जवाब देने में जल्दबाजी कर रहे हो। तुमने जो दो बातें कही उनका जवाब देने के लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। इस काम में रामदा और नसीमा मेरे साथी हैं। तुम जो चाहते हो वो नहीं हो सकता। जो मैंने कहा है वो तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा देवराज चौहान। देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभरी। इस तरह मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। पाटिल की आवाज सुनाई दी। मेरी बातों पर गौर करो। वक्त है तुम्हारे पास। सोच लो। हम फिर बात करेंगे, कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद। कोई फायदा नहीं होगा ये वक्त देने का। फिर भी मैं वक्त दे रहा हूं तुम्हें। बाद में ये ना कहो कि मुझे सोचने का मौका नहीं दिया। लेकिन याद रखना, तुम्हारा ये इनकार तुम्हारी और सोहनलाल की जान ले सकता है। मेरी बातों पर ठंडे दिमाग से गौर करना। युवराज पाटिल की वहां गूंज रही आवाज में धमकी का स्पष्ट भाव झलक रहा था। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मैं फिर बात करूंगा देवराज चौहान। और सोहनलाल, तुम अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे। मेरी बात को सिर्फ धमकी मत समझना। इसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। कई पलों तक वहां खामोशी, चुप्पी छाई रही। रामदास दांत किटकिटाकर कह उठा। अब तुम क्या करोगे देवराज चौहान? कुछ नहीं, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। अब तो मेरे साथ तो अब मेरे साथ चला तो अब मेरे से चालबाजी खेलने की सोच रहे हो? रामदा पहले वाले स्वर में कह उठा। क्या मतलब? देवराज चौहान ने रामदा को देखा। मुझे बेवकूफ मत समझो देवराज चौहान। रामदा एक एक शब्द चबाकर कह उठा। पाटिल ने साफ साफ कहा है कि अगर तुमने मुझे गोली नहीं मारी तो वो तुम्हें और सोहनलाल को मार देगा, और तुम कभी भी मरना नहीं चाहोगे। ऐसे में जाहिर है कि तुम मुझे खत्म करोगे ही। निश्चिंत रहो रामदा, तुम तो इस वक्त मेरे साथी हो। अगर साथी नहीं भी होते और पाटिल खाम खा तुम्हें मारने को कहता, तो तब भी अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें नहीं मारता। देवराज चौहान बोला। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं। रामदा कठोर निगाहों से देवराज चौहान को देख रहा था। एक ही बात को बार बार क्यों बोल रहा है? सोहनलाल कह उठा। देवराज चौहान कह रहा है, तब मान ले मेरी बात को। वैसे भी रिवॉल्वर तूने पकड़ रखी है। जब भी गड़बड़ लगे तो चला देना गोली। मैं तेरे से बात नहीं कर रहा। रामदा खा जाने वाले स्वर में कहने लगा। रामदा ने खा जाने वाले स्वर में कहा। मैं कहाँ बात कर रहा हूं। मैं तो तेरे को समझा रहा हूं।
बिन मांगी राय दे रहा हूं। सोहनलाल मुस्कुराया। देवराज चौहान के प्रति रामदास रिवॉल्वर थामे खड़ा था। अब क्या करना है? सोहनलाल ने पूछा। करने को मेरे पास बहुत कुछ है सोहनलाल, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। पाटिल ने जैसे मेरे पांव को बांध दिया है। मैं समझा नहीं। अगर कुछ करता हूं तो कम से कम तुम नहीं बच सकोगे। बारूद में घिरे हुए हो तुम। ऊपर से पाटिल की गनों ने तुम्हें निशाने पर ले रखा है। ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकता। देवराज चौहान, इस वक्त तुम्हें पाटिल की दोनों बातों को मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानोगे तो उस स्थिति में वो हम सबको खत्म कर देगा। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। अगर उसकी बात मानने का इरादा ना हो तो मुझे मेरे हाल पर छोड़कर जो करना चाहो वो करो। किसी एक की तो जान बचेगी। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होगा। नहीं। देवराज चांद ने मुस्कुराकर शांत भाव में सिर हिलाया। ना तो मैं रामदा और ना ही नसीमा को पाटिल के हवाले कर सकता हूं। ना ही तुम्हें खतरे में छोड़कर कोई हरकत कर सकता हूं। यहां पर मैं रिमोट लेने आया हूं, लेकिन पाटिल ने इस कदर जाल में फंसा लिया है कि कुछ कर नहीं पा रहा हूं। एकाएक रामदा गुर्रा उठा। अगर तुमने अपनी जान बचाने के लिए मेरी जान लेने की कोशिश की तो तुम सफल नहीं हो सकोगे। मैं पहले ही तुम्हें गोली मार दूंगा। रामदा दांत किटकिटाकर कह उठा। मत भूलना, रामदा हूं मैं। अंडरवर्ल्ड में नाम है मेरा। डरते हैं लोग मुझसे, और यहाँ हर तरफ मेरे आदमी फैले हुए हैं। लेकिन इस वक्त तेरी बहादुरी नहीं चल सकती रामदा, सोहनलाल कह उठा। मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूं। तब बुला ले अपने आदमियों को जो बाहर हैं, उन्हें कह हमें बचा ले। सोहनलाल का सर कड़वा हो गया। रामदा होंठ भींच कर रह गया। नहीं बुला सकता। ऐसा करने की कोशिश की तो पाटिल उन दरवाजों को अपनी जगह बैठे बैठे पुनः बंद कर देगा जिन्हें मैंने खोला है, और ये जगह हमारे लिए मौत का बंद कमरा बन जाएगी। रामदा के चेहरे पर विवशता झलकने लगी। कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। सोहनलाल ने गंभीर नजरों से देवराज चौहान को देखा। इन हालातों में कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता, देवराज चौहान ने कहा। तुम बारूद के घेरे में नहीं फंसे होते तो अब तक कोई ना कोई रास्ता निकल चुका होता। अगला दृश्य। मेरे ख्याल में जरूरत से ज्यादा देर हो चुकी है, जगमोहन ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारते हुए कहा। 11 से ऊपर का वक्त हो चुका है। अब तक तो 3 बार काम निपटाकर उन्हें बाहर आ जाना चाहिए था। जगमोहन और नसीमा फार्म हाउस की दीवार से दूर खेतों के किनारे बैठे दीवार को ही देख रहे थे। सूरज अब भी आसमान के बीच की तरफ खिसकने लगा हुआ था। देर होने की एक वजह हो सकती है। देर होने की एक ही वजह हो सकती है, नसीमा ने कहा। क्या? वो दरवाजे ना खुले हों। सोहनलाल कॉम्बिनेशन नंबरों की कड़ी ना तलाश कर पा रहा हो। अगर ऐसा होता तो अब तक बाहर ये खबर बाहर आ चुकी होती, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। वैसे सोहनलाल काबिल बंदा है अपने काम में। हर तरह के लॉक खोलने में माहिर है। हो सकता है इस बार फंस गया हो भी सकता है। जगमोहन के चेहरे पर सोच के भाव नजर आने लगे। और युवराज पाटिल को तुम क्यों भूल रहे हो? वो बंगले के भीतर ही कहीं छिपा है, और वो जहां भी होगा खामोशी से तो बैठेगा नहीं। उसके लिए कोई नई उसके लिए कोई भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। नसीमा ने जगमोहन को देखा। दोनों की निगाहें मिली। मेरे ख्याल में अब तुम पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, जगमोहन खड़े होते हुए बोला। नजर रखने की तो पहले भी जरूरत नहीं थी, लेकिन सावधानी के नाते ठीक किया। नसीमा मुस्कुराई। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। जगमोहन ने उसे देखा। नसीमा वैसे ही नीचे बैठी थी। क्या अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है? नसीमा मुस्कुराई। है, तभी तो पूछ रहा हूं।
तो क्या करना होगा मुझे? मैं भीतर जा रहा हूं और तुम यहीं रहोगी। किसी भी हालत में भीतर आने की कोशिश नहीं करोगी। मेरे भीतर जाने में तुम्हें ऐतराज है कोई? मैं अकेले ही भीतर जाना चाहता हूं। ठीक है, जाओ। मैं यहीं बैठी रहूंगी और जब वापस आओगे यहीं मिलूंगी। नसीमा ने कहा। विश्वास कर लूं? पक्का कर लो। मैंने भला कहाँ जाना है? जगमोहन ने उसे देखा, फिर दीवार की तरफ बढ़ गया जहां सीढ़ी लगी थी। सीढ़ी के पास पहुंचकर उसने गर्दन घुमाकर दूर बैठी नसीमा को देखा, फिर सीढ़ी चढ़ गया। भीतर रामदा के आदमियों को सतर्कता से पहरा देते पाया। जगमोहन भीतर की तरफ कूद गया। पांव नीचे लगते ही जरा लड़खड़ा गया, फिर संभल गया। कईयों की निगाह उस पर गई। सब ठीक है? जगमोहन ने सामने मौजूद व्यक्ति से पूछा। हाँ। वो लोग कहाँ हैं? भीतर। इतनी देर क्यों लग रही है? जगमोहन ने इधर उधर नजर मारी। मालूम नहीं, हमारी ड्यूटी यहाँ है। भीतर जाने का रास्ता किधर से है? उधर से। जगमोहन उसी तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। क्या सोचा देवराज चौहान? युवराज पाटिल के स्वर ने वहां फैली लंबी खामोशी को तोड़ा। अपना फैसला तुम्हें बता चुका हूं। देवराज चौहान का स्वर शांत था। मतलब कि रामदा को गोली नहीं मारोगे? नहीं। नसीमा को मेरे हवाले नहीं करोगे? नहीं। सोच लो। पाटिल के गूंजने वाले स्वर में कठोरता आ गई। मेरी बात ना मानने पर तुम, सोहनलाल और जगमोहन भी मारे जाओगे। कोई नहीं बचेगा। जगमोहन? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। हाँ, उसे इस वक्त मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं। अभी वो चार दीवारी फलांग कर भीतर आया है और अब बंगले के भीतर की तरफ आ रहा है। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी वो तुम्हारे पास होगा और तुम उसे किसी भी तरह भीतर आने से रोक नहीं सकते। मैं तुम्हें उसे सतर्क करने का मौका नहीं दूंगा। देवराज चौहान के होंठ बिछ गए। तुम सब फंस चुके हो। समझदारी इसी में है कि मेरी बात मान लो, और तुम्हें मेरी बात मान भी लेनी चाहिए, क्योंकि हम में दुश्मनी जैसी बात कभी रही नहीं। युवराज पाटिल का स्वर बराबर कानों में पड़ रहा था। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम जैसा काबिल इंसान की जान खामखा लूं, और फिर मैंने कोई बड़ी डिमांड भी नहीं रखी। यूं समझो कि मेरी बात मानकर तुम 50 अरब की दौलत पालोगे। मेरे अपने उसूल हैं पाटिल। अपने उसूलों पर चलकर दौलत को हासिल करता हूं। दौलत कभी भी मुझे कमजोर नहीं कर सकती। तुम मुझसे जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा। जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता देवराज चौहान। ये तुम्हारी सोच है। तुम कह रहे हो। मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। तभी कदमों की आहट गूंजी। देखते ही देखते गैलरी में आगे बढ़ता जगमोहन नजर आया। तेरी ही कमी थी। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। तू भी आजा। मैंने सोचा दौलत के अकेले अकेले मजे लूट रहे हो। पास आता मुस्कुराकर जगमोहन कह उठा। कुछ मजे मैं भी देख लूं। मेरे ख्याल में मैं ठीक वक्त पर पहुंचा हूं। बहुत ठीक वक्त पर पहुंचा है। सोहनलाल कड़वे स्वर में कह उठा। मैं तुम्हें याद ही कर रहा था कि तू भी मजे ले ले। पास पहुंचते ही जगमोहन की आंखें सिकुड़ चुकी थी। सोहनलाल जिस तरह खड़ा था वो मन में शक पैदा कर देने वाली बात थी। उसके पास फैले लाल धब्बों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। ये क्या है? जगमोहन के होंठों से निकला। ये बारूद है। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने अपना पांव इनके ऊपर रखा तो बारूद फट जाएगा और खेल खत्म। पाटिल ने हमें डंडा बनाकर सीधा खड़ा कर रखा है। पाटिल? जगमोहन के होंठ बिछ गए। कहाँ है वो? अपने खुफिया कंट्रोल रूम में। एक कंट्रोल रूम तो हमारे कब्जे में है, परंतु इसी बंगले में कहीं खुफिया कंट्रोल रूम भी है जहां छिपा वो हमसे मजे ले रहा है। सोहनलाल की आवाज गंभीर ही थी। जगमोहन ने फौरन देवराज चौहान को देखा, जिसके चेहरे पर सख्ती सिमटी हुई थी।
अब क्या कहता है पाटिल? जगमोहन के होठों से निकला। उसका कहना है कि हम रामदा को शूट कर दें और नसीमा को उसके हवाले कर दें तो वो रिमोट हमें देकर यहां से जाने देगा। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। जगमोहन ने रामदा को देखा। चेहरे पर मौत समेटे रामदा ने हाथ में दबी रिवॉल्वर उसे दिखाई। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उसकी बात माने तो वो अपनी बातें पूरी करेगा? जगमोहन बोला। मैं उसकी किसी भी कीमत पर बात नहीं मान सकता। रामदा और नसीमा इस काम में मेरे साथी हैं। देवराज चौहान की आवाज में कड़ापन आ गया। और अपने साथियों की हिफाजत करता हूं, उनकी जान नहीं लेता। वो तो ठीक है, जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। फिर भी ये पूछने में क्या हर्ज है कि वो अपनी गारंटी कैसे देगा कि अपनी बात पर खरा उतरेगा? हम रामदा को मार दें, नसीमा को उसके हवाले कर दें, तो वो हमें क्यों जाने देगा? वो तुरंत हमें खत्म कर देगा। यहां तक सोचने की जरूरत मैंने इसलिए नहीं समझी कि मैं पाटिल की बात नहीं मान सकता। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। बेशक वो कुछ भी करे। पाटिल है कहाँ? उससे कैसे बात? जगमोहन ने कहना चाहा। तुम मुझसे बात कर सकते हो। मैं तुम लोगों से बात ही नहीं, तुम लोगों की हरकतें भी देख सकता हूं। तभी वहां पाटिल का स्वर गूंजा। कैसी गारंटी चाहते हो तुम? तुमने मेरी बात सुनी? जगमोहन बोला। हाँ। तो समझ भी गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जगमोहन, इस वक्त मेरे शब्द ही मेरी गारंटी हैं। पाटिल का स्वर सुनाई दिया। ऐसी गारंटी तो मैं भी दे सकता हूं। जगमोहन का स्वर तीखा हो गया। तुम हमें रिमोट दो। जब हम ठीक ठाक ढंग से तिजोरी खोल लेंगे, उसमें बड़ी दौलत पा लेंगे, तो रामदा को गोली मारकर नसीमा को तुम्हारे हवाले कर देंगे। खूब। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने समझदार हो। आवाज के साथ ही पाटिल की हंसी भी आई। समझदारी तो तुम दिखा रहे हो। मत भूलो कि तुम लोग इस वक्त मेरी बात मानने को मजबूर हो। मैं तुम लोगों को सेकंडों में खत्म कर सकता हूं। जिस बारूद पर सोहनलाल खड़ा है, सिर्फ एक बटन दबाने से वो फट जाएगा और तुम सबके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। ऐसे में तुम लोगों को मेरी बात मान लेनी चाहिए। पाटिल की आवाज में सख्ती आ गई। ये फैसला तो देवराज चौहान ही ले सकता है, जगमोहन ने जवाब दिया। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपनी बात की गारंटी दे सकता हूं कि रिमोट दो और हमें जाने दो। तिजोरी में मौजूद 50 अरब की दौलत अगर हमें सही सलामत मिल जाती है, इस बीच तुम कोई चालाकी नहीं करते, तो तुम्हारी दोनों बातों को मैं पूरा करूंगा। रामदा को खत्म कर दूंगा, नसीमा को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लगता है तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं, मरना चाहते हो। जिंदगी बहुत प्यारी है। कोई बेवकूफी मरना चाहता होगा, जगमोहन ने कहा। तभी तो कह रहा हूं कि मुझ पर विश्वास करके मेरी गारंटी वाली बात मान लो। एक बार विश्वास करके तो देखो, अफसोस नहीं होगा। पल भर की खामोशी के बाद पाटिल की आवाज आई। क्यों देवराज चौहान, जगमोहन की बात की गारंटी लेते हो तुम? मैं सिर्फ अपनी बात कहता सुनता हूं, किसी और की बात से मेरा कोई वास्ता नहीं। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। पाटिल, जगमोहन फौरन कह उठा, ज्यादा वहम में पड़ने का नतीजा अच्छा नहीं होता। जो काम करना हो वो फौरन कर देना चाहिए। अगर बारूद से हमें खत्म करना चाहते हो तो वो करो, वरना मेरी गारंटी पर रिमोट देकर हमें यहां से चलता करो। तिजोरी की दौलत हाथ में आते ही तुम्हारे दोनों काम मैं पूरे करूंगा। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए मैं दोस्ती कायम करने का एक और मौका दे रहा हूं। चाहता तो यहां अपने आदमियों को बुलाकर भारी तौर पर खून खराबा करवा कर रामदा के सब आदमियों को खत्म करवा सकता था। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी इसलिए नहीं किया कि सारे फसाद की जड़ रामदा है, उसके आदमी नहीं। मुझे रामदा को खत्म करना है। ये नहीं रहेगा तो मेरा एक दुश्मन कम हो जाएगा। इससे मुझे राहत मिलेगी, मेरे धंधों को नुकसान नहीं पहुंचेगा।
और नसीमा से मालूम होगा कि कौन मेरी बगल में रहकर मेरी गर्दन पर धीरे धीरे छुरी फेर रहा है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। जगमोहन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। इस राह पर हमें नसीमा और फिर रामदा लाए हैं। नसीमा हमें कुछ ना बताती तो हमने तुम्हारे माल पर हाथ नहीं डालना था। नसीमा हमें ना बताती तो भला हमें कैसे मालूम होता कि यहाँ पर स्ट्रांग रूम में रिमोट पड़ा है। रामदा अपने आदमी हमारी सेवा में ना देता तो हम यहाँ पर कब्जा कर ही नहीं सकते थे। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि पाटिल के खिलाफ मत जाओ, लेकिन नसीमा और रामदा ने हमारा दिमाग खराब कर दिया था कि हम ये काम करने को राजी हो गए। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर दूसरी तरफ देखने लगा। सोहनलाल की एकटक निगाह जगमोहन पर थी और रामदा दांत भींचे खामोशी से जगमोहन को देखे जा रहा था। तुम लोग बच्चे नहीं हो कि दूसरों की बातों में लग जाओ। पाटिल की आवाज में कड़वापन था। ठीक कहा तुमने, लेकिन कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। मुझे वास्तव में इस वक्त अफसोस हो रहा है कि हम दूसरों की बातों में आकर खामखा फंस गए। जगमोहन ने गहरी सांस ली। अगर तुमने नरमी ना दिखाई होती तो अब तक यहाँ हमारी लाशें पड़ी होती। तुम्हारी बातों से चालाकी की महक आ रही है जगमोहन। ऐसा कुछ भी नहीं है। जगमोहन फौरन इनकार में सिर हिलाकर सख्त स्वर में कह उठा। सच मानो इस वक्त मुझे अपने पर गुस्सा आ रहा है कि मैं इस काम में साथ क्यों रहा। देवराज चौहान भी नहीं समझा कि सामने पाटिल जैसा ताकतवर इंसान है जो। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा सफाई नहीं देना चाहता। तुम रामदा के सामने उसे खत्म करने को कह रहे हो और रामदा खामोश है। ये बात इसकी फितरत से मेल नहीं खाती। पाटिल की आवाज में व्यंग के तीखे भाव थे। जगमोहन ने रामदा पर निगाह मारी, फिर गंभीर स्वर में कह उठा। पाटिल, मैं जानता हूं कि रामदा इस वक्त ये सोच रहा है कि यहां से ठीक ठाक बाहर निकल जाए, उसके बाद सब ठीक कर लेगा। तभी ये बातों में चुप है और अपनी मौत की बात तय होते सुन रहा है। लेकिन ये बात मुझ पर छोड़ दो। मैं इसे यहीं से काबू करके चलूंगा कि ये कुछ ना कर सके। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। रामदा दांत किटकिटा कर कह उठा। तभी जगमोहन चील की भांति झपटा और रामदा का रिवॉल्वर छीनकर उसका रुख उसकी तरफ कर दिया। चेहरों पर खतरनाक भाव नजर आने लगे थे। मैं तुम्हें इसी वक्त भून सकता हूं। जगमोहन दरिंदगी से कह उठा। अगर वक्त से पहले मरना नहीं चाहते हो तो खामोशी से खड़े रहो और कोई भी हरकत मत करना। रामदा का चेहरा क्रोध से स्याह पड़ गया। वो दरिंदगी भरे स्वर में देवराज चौहान से बोला। इसे समझा दो देवराज चौहान, वरना। जगमोहन इस वक्त जो भी कर रहा है अपनी जिम्मेवारी पर कर रहा है। देवराज चौहान ने भावहीन स्वर में कहा। इस काम में दखल देने की मैं जरूरत नहीं समझता। अगर इस वक्त तुम किसी तरह इसे खत्म कर सकते हो तो मैं बीच में दखल नहीं दूंगा। खुद को बचाने का तुम्हें पूरा हक है। रामदा के होठों से गुर्राहट निकली। खबरदार। जगमोहन की सुलगती निगाह रामदा पर थी। जरा भी हिले तो सारी गोलियां तुम्हारे शरीर में उतार दूंगा। सनसनाहट भरी खामोशी वहां उभर आई। पाटिल। जगमोहन ने हाथ में दबी रिवॉल्वर का रुख और नजरें रामदा पर कर रखी थी। कहो। बोलो। मेरी बात पर विश्वास करके सौदा करते हो। एक बार तो तुम्हारी बात पर विश्वास अवश्य करूंगा। युवराज पाटिल का स्वर कानों में पड़ा। अगर तुमने धोखेबाजी की तो किसी भी हालत में बच नहीं सकोगे। मैं मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा कि ऐसा हुआ तो निपटना मुझे आता है जगमोहन। युवराज पाटिल के आने वाले स्वर में दरिंदगी के भाव शामिल हो गए थे। यह सौदा तुम्हारे और मेरे बीच हो रहा है। चिंता मत करो। मेरे जैसी खरी गारंटी तो देवराज चौहान भी नहीं दे सकता। जगमोहन की आवाज में विश्वास के भाव कूट कूट कर भरे हुए थे। सोहनलाल के पास से बारूद हटाओ और रिमोट दो। इन सब बातों के दौरान जगमोहन की निगाह रामदा पर ही थी। दोनों एक दूसरे को मौत किसी निगाहों से देख रहे थे। सोहनलाल। पाटिल की आवाज गूंजी। तुम स्ट्रांग रूम के भीतर नहीं जाओगे।
ठीक है, सोहनलाल बोला। मैं बारूद का मॉनिटर ऑफ कर रहा हूं। ऐसा होते ही सबसे पहले स्ट्रांग रूम का दरवाजा बंद करोगे। ठीक है। फिर देखते ही देखते फर्श पर नजर आने वाली सुर्खी गायब हो गई। सोहनलाल ने स्ट्रांग रूम का दरवाजा बंद किया तो वो फिर से लॉक हो गया। देवराज चौहान, जगमोहन रामदा पर नजरें टिकाए बोला। रामदा के हाथ पीछे की तरफ बांधो। मैं इस वक्त तुम्हारे किसी भी काम में साथ नहीं हूं, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। मैं बांधता हूं। कहने के साथ ही सोहनलाल जेब से रुमाल निकालता हुआ आगे बढ़ा। जगमोहन, रामदा मौत से भरे स्वर में गुर्रा उठा। ये सब करके तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। रामदा के हाथ को बांधना अपने गले को दबाने के बराबर है। तुम चुप। जगमोहन ने रिवॉल्वर की नाल उसकी छाती पर रखकर सुलगते स्वर में कहा, हाथ पीछे कर। मौत किसी निगाहों से उसे देखते हुए रामदा ने दोनों हाथ पीछे कर लिए। सोहनलाल ने फुर्ती के साथ पक्के ढंग से उसके दोनों हाथ पांव बांध दिए। अच्छी तरह बांधना, जगमोहन ने मीठे स्वर में कहा। फिक्र नहीं कर, सोहनलाल बोला। ये तो मेरे खोलने से भी नहीं खुलेंगे। नजर रख इस पर, नंबरी हरामी है ये, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। फिर बोला, पाटिल, सुन रहा हूं मैं। रिमोट दो, हम यहां से जाएं। अपनी बातें याद हैं जो वायदा तुमने? मुझे अच्छी तरह याद है, दोबारा कहने की मैं जरूरत नहीं समझता। तुम रिमोट दो। मैं इस मामले को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहता हूं और तुम्हें दिखा देना चाहता हूं कि मैंने जो कहा है वो सच कहा है। लेकिन देवराज चौहान तुम्हारी बातों से सहमत नहीं है। वो अपने उसूलों पर चलता है और मैं अपने, जगमोहन ने एक एक शब्द चबाकर कहा। अब इस मामले को मैंने अपने हाथों में ले लिया है। इन बातों से अब देवराज चौहान का कोई मतलब नहीं रहा। मैं देवराज चौहान का नौकर नहीं हूं। देवराज चौहान मेरा नौकर नहीं है। हम अपनी अपनी मर्जी करने के लिए आजाद हैं। तुम रिमोट दो। मैं यहां से निकलकर जल्दी तिजोरी के पास पहुंचना चाहता हूं, ताकि उसके बाद उस बात को पूरा कर सकूं जिसका वायदा तुम्हारे साथ किया है। रिमोट सही देना। तिजोरी खुलने पर भीतर का बम नहीं फटना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम में से कोई भी नहीं मरेगा। मरेगा तुम्हारा ये आदमी जो इस वक्त यहाँ है। कहते हुए जगमोहन ने वहां मौजूद नाथ की तरफ इशारा किया। यही तिजोरी खोलेगा और तब हम इतनी दूर होंगे कि बम विस्फोट से हमें जरा भी नुकसान नहीं होगा। फिक्र मत करो, मैं सही रिमोट ही दूंगा तुम्हें, पाटिल की आवाज आई। मैं सिर्फ अपनी दोनों बातों को पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। रामदा की मौत और नसीमा मेरे कदमों में। तुमने मेरा बेडरूम देखा है? नहीं। मैंने देखा है, सोहनलाल कह उठा। रिमोट मेरे बेड पर पड़ा है, ले लो। बेड पर तो कुछ भी नहीं है, सोहनलाल बोला। जब तुमने देखा था तब कुछ नहीं था। अब वहां रिमोट पड़ा है। पाटिल की आवाज कानों में पड़ी। जगमोहन और सोहनलाल की नजरें मिली। रिमोट लेकर आ, जगमोहन ने सोहनलाल से कहा। सोहनलाल वहां से चला गया। रामदा खा जाने वाली निगाहों से जगमोहन को घूरे जा रहा था। ऐसे क्या देखता है? जगमोहन गुर्राया। तेरे को। बाहर चल, वहां मेरे आदमी हैं। तेरे तो टुकड़े टुकड़े। चुप, वरना यहीं भून दूंगा। जगमोहन का लहजा और भी खतरनाक हो गया। रामदा दांत पीस कर रह गया। देवराज चौहान इस तरह खामोश खड़ा था जैसे यहां होने वाली किसी बात से उसे कोई वास्ता ना हो। देवराज चौहान, पाटिल का स्वर सुनाई दिया। मेरे ख्याल में जगमोहन तुमसे ज्यादा समझदार है। होगा। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। जबकि मैं तो तुमसे समझदारी की आशा लगाए बैठा था। पाटिल, जगमोहन कह उठा। देवराज चौहान सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। जहां गारंटी देने का काम होता है वहां मैं अपनी मोहर लगाने आगे आ जाता हूं, जैसा कि अब। मेरा काम पक्का होना चाहिए जगमोहन, वरना बार बार मत कहो। क्या मुझ पर विश्वास नहीं जो?
तभी सोहनलाल वहां आ पहुंचा। हाथ में माचिस के आकार का रिमोट दबा था, जिस पर एक छोटा सा स्विच लगा था। वहां ऑन ऑफ का निशान था। मिला? जगमोहन ने उसे देखा। हाँ। रिमोट को इस्तेमाल कैसे करना है पाटिल? जगमोहन ने पूछा। रिमोट पर एक ही स्विच है। तिजोरी के पास पहुंचकर उसे ऑफ कर देना। तिजोरी में लगे बम का कंट्रोल फेल हो जाएगा और फिर तिजोरी खोलने पर बम नहीं फटेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। तुम्हारा ये आदमी साथ चलेगा और यही तिजोरी खोलेगा। नाथ, तुम इनके साथ जाना। जी। जी। नाथ के होठों से सूखा सा स्वर निकला। जल्दी मिलेंगे पाटिल, जगमोहन ने कहा। हाँ, हमारी मुलाकात जल्द होगी, पाटिल का स्वर सुनाई दिया। रिमोट सोहनलाल जेब में डाल चुका था। जगमोहन ने रामदा का कंधा पकड़कर उसे घुमाया और पीठ से नाल लगा दी। चल, कोई हरकत मत करना। तेरा खेल मैं अभी खत्म, रामदा ने मौत भरे स्वर में कहना चाहा। अब की बार बोला तो गोली मार दूंगा। जगमोहन के स्वर में दरिंदगी भर आई थी। वो आगे बढ़े। देवराज चाहन भी पीछे चल पड़ा। नाथ उनके साथ था। सब वहां से बाहर निकलकर बंगले के हॉल में पहुंचे तो रामदा के बंधे हाथ और पीठ से सटी रिवॉल्वर देखकर उन्होंने हथियार सीधे कर लिए। रामदा को छोड़ो। क्या हो रहा है ये? रामदा के आदमियों के चेहरों पर खतरनाक भाव नजर आने लगे थे। इनसे कहो ये फार्म हाउस खाली करके वहां पहुंचे जहां वैनें और कारें खड़ी थी, जगमोहन बोला। लेकिन, रामदा ने गुस्से भरी आवाज में कहना चाहा। जो मैंने कहा है वही करो, जगमोहन दांत भींच कर कह उठा। यह जगह खाली करनी है, रामदा ने अपने आदमियों से कहा। सबसे कह दो और वहां पहुंचो जहां हमने गाड़ियां खड़ी की थी। लेकिन आपकी हालत, एक ने कहना चाहा। जो कहा है वही करो, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। यह जगह खाली कर दो, रामदा गुर्रा उठा। वो सब आदमी फुर्ती से बाहर निकलते चले गए। चलो। जगमोहन ने रामदा की पीठ से बराबर रिवॉल्वर सटा रखी थी। रामदा के हाथ पीठ की तरफ बंधे थे। साथ में देवराज चौहान और सोहनलाल थे। वो सब फार्म हाउस के सामने वाले गेट से बाहर निकले। रामदा के आदमी भी वहीं से बाहर निकले थे। फार्म हाउस खाली होता जा रहा था। यहां वहां बिखरी पाटिल के आदमियों की लाशें नजर आने लगी थी। अगला दृश्य। सोहनलाल नसीमा को ले आया था। फार्म हाउस से कुछ आगे जाकर जगमोहन ने रामदा के हाथ खोले और उसकी रिवॉल्वर उसे थमा दी। रामदा ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। देखता क्या है, मजे कर, जगमोहन मुस्कुराया। मतलब कि तुमने पाटिल से जो किया वो ड्रामा था? रामदा बोला। हाँ, ये सब करना जरूरी था। लेकिन ये सब तो देवराज चौहान भी कर सकता था। रामदा ने देवराज चौहान पर नजर मारी। जो मैंने किया है वो देवराज चौहान नहीं करता, जगमोहन मुस्कुराया। क्यों? वो जुबान वाला बंदा है। मेरी तरह हर किसी को जुबान की गारंटी नहीं देता फिरता। और तुम? मेरे से कितनी भी जुबानें, कितनी भी गारंटी ले लो, ठप्पा लगा कर दे दूंगा। बहुत खुले दिल वाला हूं मैं। रामदास जगमोहन को घूरने लगा। मतलब कि तू पाटिल को बेवकूफ बनाकर आया? रामदा के होंठ सिकुड़े। पाटिल को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। पाटिल हर दो पाटिल ये बात जानता था कि जगमोहन झूठ बोल रहा है। इस पर भी उसने रिमोट दिया, हमें जाने दिया। क्यों? रामदा के माथे पर बल पड़े। इस क्यों का जवाब तो युवराज पाटिल ही दे सकता है। लेकिन यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त भी पाटिल हमसे कोई खेल खेल रहा है। वरना उस वक्त वो आसानी से हम सबको खत्म कर सकता था। अचानक ही सारा खेल उसकी मुट्ठी में बंद हो गया था। वो कुछ भी कर सकने लायक था। तो फिर उसने हमें क्यों छोड़ा? सोहनलाल कह उठा।
बहुत जल्दी इस बात का जवाब पाटिल ही देगा। उसका अगला कदम बताएगा कि वो क्या करने का इरादा रखता है। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। बातों के दौरान वो आगे भी बढ़ते जा रहे थे। पाटिल जो भी करना चाहता है वो करने में कामयाब ना हो सके, इसके लिए कुछ सोचना होगा, जगमोहन ने कहा। रिमोट देकर हमें छोड़कर उसने वास्तव में कोई चाल चली है। जब मालूम ही नहीं कि वो क्या करने जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, रामदा ने कहा। कुछ देर बाद देवराज चौहान बोला, युवराज पाटिल जो भी खेल खेल रहा है वो तिजोरी को लेकर है। वो कैसे? वरना वो हमें रिमोट ना देता। देवराज चौहान ने चलते चलते सिगरेट सुलगाई। वो जानता है कि हम रिमोट लेकर यहां से सीधे तिजोरी के पास ही पहुंचेंगे। इसका तो मतलब ये हुआ कि पाटिल के आदमी हमारा पीछा करेंगे, जगमोहन बोला। पाटिल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, नसीमा कह उठी। वो जो सोच ले वही कम है। उसे किसी भी तरफ से कम मत समझो। उसने सबको जिंदा छोड़ा है तो यकीनन कोई खास बात है। रामदा, देवराज चौहान ने कहा, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है। लेकिन मैं तो खाली ही रहा। ये तुम्हारी किस्मत। रिमोट हमारा, बाकी सब कुछ तुम्हारा। और जो भी बाकी था और बाकी जो भी था, वहां तक हम नहीं पहुंच सके। कोई बात नहीं, रामदा खतरनाक स्वर में कह उठा। ये तो मालूम हो ही गया कि पाटिल ने अपना माल कहां दबा रखा है। अब मैं और भी खास तैयारी के साथ फार्म हाउस पर कब्जा करूंगा। फिर देखूंगा कैसे बचता है। मैं पहले ही उस जगह के बारे में मालूम करूंगा जहां वो छिप कर बैठा था। आज के बाद तुम क्या करते हो इस बात से हमें कोई वास्ता नहीं। हमारा साथ यहीं तक था, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अपने आदमी लेकर तुम चले जाओ। अच्छी बात है, रामदा ने गंभीर स्वर में कहा। अभी पाटिल से तुम्हें खतरा है। बेहतर होगा मेरे आदमी साथ रख लो। ये तुम्हारे काम ही आएंगे, नुकसान नहीं देंगे। नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। देवराज चौहान के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। तुम्हारी मर्जी। मेरे ख्याल में रामदा ठीक कह रहा है, नसीमा कह उठी। पाटिल कोई बड़ा खेल खेल रहा है। जरूरत पड़ने पर रामदा के आदमी हमारे काम आ सकते हैं। रामदा, देवराज चौहान ने पहले वाले स्वर में कहा, तुम अपने आदमी लेकर चले जाओ। मैंने कब मना किया है। वो सब वहां पहुंचे जहां वैन कारें खड़ी थी। देखते ही देखते रामदा के आदमी वैनों और कारों में पहुंच गए। रामदा ने सबसे विदा ली और अपने छोटे से काफिले के साथ वहां से चला गया। उसके बाद देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल, नसीमा और नाथ अपनी कार में बैठे और कार वहां से आगे बढ़ा दी और मुख्य सड़क पर आ गई। कुछ आगे जाकर देवराज चौहान ने कार सड़क के किनारे रोकी। सब बाहर निकलो, कहते हुए देवराज चौहान बाहर निकला। सब बाहर आ गए। सोहनलाल, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, तुम नाथ के साथ तिजोरी के पास पहुंचो और रिमोट का इस्तेमाल करके तिजोरी खोलो। तिजोरी नाथ खोलेगा। तुम इतनी दूर रहोगे कि अगर बम ब्लास्ट हो तो बच जाओ। वैसे मेरे ख्याल में रिमोट सही है, बम ब्लास्ट नहीं होगा। और तुम? सोहनलाल के होठों से निकला, हम बाद में वहां आएंगे। तिजोरी खोलने में अभी वक्त लगेगा, सोहनलाल ने कहा। उसके अभी 2 लॉक खोलने हैं। इस वक्त दोपहर का 1 बजा है। देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। शाम के 6-7 के आसपास ही तिजोरी खुल पाएगी, सोहनलाल ने कहा। ठीक है, तुम जाकर अपने काम में लग जाओ। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी। लेकिन तुम क्या करना चाहते हो? युवराज पाटिल की चाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि अभी मैं स्पष्ट तौर पर कह नहीं सकता कि वो क्या खेल खेल रहा है। शाम को हम बंगले पर आएंगे। सोहनलाल ने कुछ नहीं कहा। कार की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। नाथ को उसने बगल में बिठा लिया। पाटिल का दिया रिमोट उसकी जेब में था। सोहनलाल ने सबके चेहरों पर निगाह मारी, फिर कार आगे बढ़ा दी।
देखते ही देखते कार निगाहों से ओझल हो गई। तुम्हारे पास अपने लिए छुपने की कोई जगह है? पाटिल की नजरों में ना आ सको। देवराज चांद बोला। क्या मतलब? नसीमा के होठों से निकला। मेरी बात का जवाब दो। हाँ, एक जगह है। अपने मोबाइल फोन का नंबर दे दो और वहां जाकर छुप जाओ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तिजोरी में मौजूद दौलत का तुम्हारा हिस्सा तुम्हें देने के लिए फोन करूंगा। देवराज चांद ने नसीमा से कहा। लेकिन मेरे साथ रहने में क्या हर्ज है? मालूम नहीं पाटिल क्या कर रहा है। तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। परवाह नहीं। तुम लोग खतरे का मुकाबला कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? नसीमा के स्वर में दृढ़ता थी। देवराज चांद ने गंभीर निगाहों से नसीमा को जगमोहन को देखा। जैसा तुम ठीक समझो, देवराज चांद ने कहा। लेकिन अब करना क्या है? जगमोहन ने देवराज चांद को देखा। किसी कार का इंतजाम करके यहां से चलेंगे और अपने ही बंगले पर इस तरह नजर रखनी है कि कोई हमारी झलक ना पा सके। मेरे ख्याल में पाटिल अब जो भी करेगा वही बंगले पर ही करेगा। लेकिन पाटिल को हमारे बंगले के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है कि? मैं नहीं जानता कि पाटिल को बंगले के बारे में मालूम है या नहीं, देवराज चांद ने विश्वास भरे स्वर में कहा। लेकिन वो जो भी करेगा वही करेगा और कहीं भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो बंगले पर हैं। जगमोहन होठों को सिकोड़कर सिर हिलाकर रह गया और नसीमा खुद को पक्का कर चुकी थी कि वो इनके साथ ही रहेगी। जो होगा देखा जाएगा। अब तक पाटिल के हक में लड़ती रही है और अब लड़ाई पाटिल के खिलाफ है। चलिए दोस्तों, आज कहानी को यहीं रोकते हैं। मैंने कहा था, पाटिल ने कोई ना कोई चाल अभी तक संभाल कर रखी हुई है। इतनी आसानी से वो हार मानने वाला नहीं है। खैर, देखते हैं क्या होता है आगे। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? पाटिल अगर पीछे जाएगा तो नजर में आ सकता है देवराज चांद की, या फिर उस रिमोट में कुछ ऐसा ट्रैकिंग डिवाइस वगैरह लगा हो तो। खैर, जो भी होगा अब इस कहानी के अगले और अंतिम भाग में होगा। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद। वंदे मातरम।